Hello everyone, welcome back to Rankers Class 9th and 10th and NTSC चैनल. दिस इज किशन जायसवाल. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक मैथ के 6वें लेक्चर में. इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था यूनिटरी मेथड और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज. परसेंटेज का ये 5वां लेक्चर है. इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है और अगर वो आप 4 लेक्चर देख चुके होंगे तो अब आपको परसेंटेज करने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है. मैं पूरे परसेंटेज में कोई एक भी फॉर्मूला आपको नहीं बताया हूँ, हर जगह सिखाया हूँ कि आपको क्वेश्चंस करने कैसे हैं. और बेसिकली मेरा मेन मोटिव बेसिक मैथ्स को पढ़ाने का आपका यही है कि आपको क्वेश्चन को करना आ जाए, उसके लिए आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े. ठीक है, तो इस परसेंटेज के 5वें लेक्चर में भी हम 3-4 टाइप के सवाल को और पढ़ेंगे, जैसे टैक्स से रिलेटेड चीज़ें या फिर पॉपुलेशन वोटिंग से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड. ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं बताऊंगा अभी. वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहला आपका काम है कि रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना. डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं क्या, रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम, और सर्च कर कर उसको ज्वाइन कर लीजिए. जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है. तीनों क्लास आप अटेंड किया करिए, एनटीएससी ओरिएंटेड चलती हैं. ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती हैं. साथ ही साथ सैटरडे और संडे हम क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं, ताकि आप अपने रिवीजन और बैकलॉग को प्रॉपर टाइम दे सकें. प्यारे बच्चों, एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा जनरल साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की अवेलेबल है, रीजनिंग की अवेलेबल है, साथ ही साथ बेसिक मैथ की अवेलेबल है. ये सारी क्लासेस आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हैं. इसके आगे बढ़ते हैं. और अगर आप बेटा एनटीएससी की तैयारी एकदम सीरियसली कर रहे हैं, आपका टारगेट है एनटीएससी, आपको इस एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट मिलेगा टिल एनटीएससी स्टेज 1, और जिसमें सेट और मैट दोनों का पेपर बनेगा. बहुत ही प्रॉपर तरीके से एनटीएससी ओरिएंटेड पेपर बनाया जाएगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में मिल जाएगा. तो आप मेक श्योर कि इसको ज्वाइन कर लें. कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप? रैंकर्स लाइव के ऐप पर से. ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है. डायरेक्टली सर्च करिए रैंकर्स लाइव, वहां से मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए. अगर आप हमारे पेड टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे आपकी पर्सनल जूम मीटिंग की जाएगी, आपके जो भी तैयारी है उसका ध्यान रखा जाएगा, हर चीज का आपको फायदा मिलेगा. ठीक है, चलिए अब क्लास पर आते हैं. हम लोग क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और लगभग 90 सवाल भी हम लोगों ने लगाए हैं. इट मीन्स परसेंटेज अगर आपका क्लियर हो गया तो प्यारे बच्चों आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा. कल हम लोगों ने जीएसएम मेथड पढ़ा था. ठीक है, और सवाल कहाँ गए मेरे, वेट. प्यारे बच्चों, ये सवाल सबसे पहले हम होमवर्क वाला करेंगे. ठीक है, होमवर्क वाला जो मैंने आपको दिया है. सवाल क्या है, इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000. एक किसी भी शहर में कोई भी टाउन था, कस्बा था, उसमें पॉपुलेशन कितनी थी? 8000. इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%. द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वाज. बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से लगाएंगे हम लोग. प्यारे बच्चों, इस कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8000. ठीक है, अब ध्यान से लगाएंगे, ध्यान से एक सवाल को करेंगे. एक वर्ष में यदि आदमियों की संख्या 10% बढ़ती है तथा औरतों की संख्या 8%, आदमियों की कितनी बढ़ी? 10%. मेल की. फीमेल की कितनी बढ़ी? फीमेल की बढ़ी 8%. ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी है वो 9% बढ़ी है. कितनी बढ़ी है? 9%. तो प्यारे बच्चे, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. दिमाग लगाने के लिए पहले कलर पेन का चेंज करना पड़ेगा. हम क्या लगाएंगे? जीएसएम मेथड. जीएसएम मेथड क्या कहता है? ओवरऑल की बात आ गई ना, ओवरऑल 9% है, तो जीएसएम मेथड कहता है कि ये 8% ही, आप मान लीजिए कि जनसंख्या कितनी बढ़ी? 8% बढ़ी. हमने क्या किया, जो सबसे कम जनसंख्या उसको ले लिया कि भैया मेल भी 8% और फीमेल भी 8%. अगर ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 9%, 9×8 = 72, मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ रही होगी? 720 लोगों की. लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी बढ़ रही है? 8%, मतलब 640. प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा 80 का. अब ये 80 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? ये 80 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेल की जनसंख्या 8% नहीं 10% बढ़ी है, मतलब 2% ज्यादा बढ़ी है. अब इस 2% ये किसके बराबर है?
प्यारे बच्चों ये 2% बराबर है आपका 80 के बराबर, मतलब 1% किसके बराबर है 40 के बराबर, मतलब 100% किसके बराबर होगा 4000 के बराबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा रहा है द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वाज, तो भाई 1% बराबर 40, तो मेल कितने होंगे 10%। तो प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जो 4000 आया है हमारा, ये 4000 हमने कहाँ से निकाला है, मेल वाले में से निकाला है, तो मेल कितने होंगे, मेल 8000 में से 4000 होंगे और 4000 फीमेल होंगी। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं 10% इसको बढ़ाइए 400 बढ़ेंगे, 8% इसको बढ़ाइए 320 बढ़ेंगे, टोटल कितने बढ़ रहे हैं 720, 8000 के ये 720 कितना है 9% ही तो है। तो ओवरऑल हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। मेल कितने होंगे, मेल 4000 होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों क्लियर है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इनकम और एक्सपेंडिचर। प्यारे बच्चों अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, समझिएगा कैसे, जैसे एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है एक कंपनी में काम करता है। अब कंपनी में XYZ किसी कंपनी में काम करता है, इसकी सैलरी है 100 रुपये, ठीक है, एक महीने की सैलरी कितनी है 100 रुपये। अब ये व्यक्ति महीने में जो है वो 75 रुपया खर्च कर देता है, इसे ही क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये 100 रुपया क्या है, इसकी इनकम, इसकी क्या है आय है, कितना रुपया ये कमाता है, खर्च है 75 रुपया। तो भाई ये जो 25 रुपया इसमें से बच रहा है वो क्या है, वो 25 रुपया क्या है, वो कहोगे भैया यही इसकी बचत है, सेविंग, ठीक है बचत। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा इनकम, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है किसी भी चीज में इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अगर आपके पास 100% पैसा है, 100% रुपया है, जिसमें से आप 70% खर्च कर दे रहे हैं, तो ये 30% क्या हुआ आपका सेविंग हुआ। अगर ये आपका इनकम है तो अरे सॉरी, ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये आपका सेविंग है, इसको याद कर लीजिए। ठीक क्लियर है, आराम से याद करिए। अब इसको आपने समझ लिया होगा। अब सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए आपसे एनटीएससी भी बेसिक मैथ में इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को सवाल पूछता है, तो सवाल ये ऐसे पूछेगा कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर जो है वो अपने इनकम की 40% है, 40% ऑफ इनकम। अगर वो 2000 रुपया कमा रहा है तो उसका 40% जो है वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ठीक, और इसके बाद कह रहा है कि उसके इनकम में 20% की इंक्रीमेंट हो जाए और उसके एक्सपेंडिचर में 10% की डिक्रीमेंट हो जाए। उसके इनकम में अगर 20% का इंक्रीमेंट हो जाए और इसके एक्सपेंडिचर में 10% का डिक्रीमेंट हो जाए, तो बताइए सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस पर मैं सवाल भी आपको कराऊंगा। तो ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकम इक्वल टू 40% को हम लिखते हैं 2/5, 2/5 ऑफ आई, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं ई अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया 2/5। एक का मतलब ये कहता है कि इसमें एक्सपेंडिचर क्या है 2 है और इनकम क्या है 5 है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या देख के लगता है कि रेशियो में अगर हम बात करें तो अगर वो 5 रेशियो कमा रहा है तो 2 रेशियो वो एक्सपेंडिचर में खर्च कर दे रहा है, तो उसके सेविंग कितनी हुई, कहोगे 3। क्लियर है, मतलब अगर वो 5 रेशियो कमा रहा है तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है 2, तो सेविंग कितनी होगी 3। अब आपसे कह रहा है कि अगर 20% इनकम बढ़ जाए, 10% इनकम ये इनकम 20% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 10% घट जाए, तो सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये इनकम है, इनकम में 20% मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, तो यहां पे -10% का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर x ये निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज लगा के नहीं, बस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका काम हो जाएगा। 20 पचे 100 -20 प्लस 3x, ये क्या आया 80 इक्वल टू 3x। इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/3
परसेंटेज, इतना परसेंटेज सेविंग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर उसका इनकम जो है वो 20% बढ़ जाए, खर्चा जो 10% घट जाए, तो उसकी सेविंग में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसकी सेविंग में बढ़ोतरी होगी 80/3% की। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सवाल अभी कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब सवालों से समझाता हूं मैं तुम्हें, अच्छे समझ में आएगा, एकदम चिंता मत करना, तुम एकदम चिंता मत करना, मैं हर चीज बढ़िया समझाऊंगा तुम्हें। चलो, सवाल है कि रिंकू स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड करने का मतलब क्या हुआ, खर्चा, ठीक है। 80% ऑफ इनकम, इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 12% and the saving decreased by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? अब रिंकू जो है वो 80% अपने इनकम का क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या है, 80% ऑफ इनकम, ठीक है, आराम से समझेंगे। तो एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम क्या हुआ, 80%। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5। इट मीन्स अगर उसका इनकम 5 है तो वो 4 खर्चा कर दे रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। अब उसके बाद इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 12%, तो भाई इनकम इंक्रीज कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड द सेविंग डिक्रीज बाय 10%, सेविंग डिक्रीज कर रहा है तो -10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये x निकालना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। 60, 10 एक कम 10, माइनस में आएगा, चलो 4x माइनस 10, इसको इधर भेज दो, 70, 70 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70/4, ये आ जाएगा 17 चौका 8, 17.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसान सवाल था, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, और सवाल लाया हूं, क्लियर होगा। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:3। If the income increase by 20% and expenditure decrease by 10%, then the person's saving increase by। अगर उसका एक्सपेंडिचर जो है वो, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। तो भाई साहब इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब 5 + 3 8, मतलब 8 इक्वल टू 5 + 3। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। पर्सन सेविंग को क्या होगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, 160 माइनस 50 इक्वल टू 3x। x इक्वल टू क्या आया, 110/3। देख लो कहाँ पे आंसर है, 33, 30 3 90, नहीं 36, 35 3 105, 36 18, 108। बहुत बढ़िया, 36 3 108 प्लस 2 110, 110/3% आ जाए। आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 91, इस सवाल में सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। अब वो सुधा जो क्या करती है, अपने इनकम का 15% सेव करती है, मतलब इनकम का सेविंग कितना है, सेविंग इक्वल टू 15% ऑफ इनकम। भाषा को समझिए, वह अपनी आय का 15% बचाती है, तो बचाती कितना है, 15% ऑफ आय। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेविंग अपॉन इनकम दिया हुआ है कितना, 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेंडिचर कितना है, तो कह दोगे 17 है। तो इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 इक्वल टू 17 + 3। अब यहाँ बढ़ते हैं, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका x हो जाएगा। तो 20x इक्वल टू 17 दूना 34, और ये हो जाएगा 36 का 18, ये हो जाएगा 8 4 12, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 20x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा है 26। प्यारे बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26, x इक्वल टू 26। क्लियर है, मजा आया। तो आय में कितने % की वृद्धि होगी, 26% की। भैया बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज इतना एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना। द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 33% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 18%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा। प्यारे बच्चों, ये 87,500 रुपया जो है वो कमा रहा है, 50,000 रुपया खर्चा कर दे रहा है, बच कितना रहा है इसका, 37,500। सारे जीरो को काट लीजिए, तो यहाँ से 5 से काटिए इसको, 5 एक कम 5 और 3 गया, 5 7 35, 5 5 25, ये हो गया 100, और ये कितना हो गया, 5 7 35 और 5 5 25, और काटिए, ये हो गया 25 से काटते, 25 9 275, ये हो गया आपका 25 चौका 100 और 25 3 75। कुछ गड़बड़ हुआ क्या,
25 सत्ते 175 होता है ना। हाँ चलिए, तो हमारा रेशियो क्या है? अगर 7 रेशियो कमा रहा है तो 4 रेशियो खर्चा, 3 रेशियो सेविंग। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज कितना? 33%, 33 मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 18%, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज इंक्रीज सेविंग, एक्स कर दो। 33 सत्ते 7 तरीके कई, 7 तरीके कई से 22 इक्वल टू 18 चौक 72 प्लस 3x। तो 3x बराबर क्या आया? ये घटा दो, 9 4 1, तो x इक्वल टू 3 चौका 12 और कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 14 7 21 12 9 149, 9 4 13 14, तो 3 चौका 12 और 2 3 8 24, 3 9 27, ये 231 होगा ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 159, 9 5 14 15, अब कट जाएगा। 3 5 15 और 3 तरीके 9, 53%। क्लियर है? मजा आया इस सवाल में? कहोगे बढ़िया, बिल्कुल मजा आया। अब हमें एकदम क्लियर है एक्सपेंडिचर वाला ये सवाल, और बढ़िया से हम लोग कर भी ले रहे हैं। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलता है और इसको आप करेंगे, ठीक है? होमवर्क का मुझे आंसर दे दिया करो, प्लीज दे दिया करो यार, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अगर आप 50 बच्चे भी देख रहे हो तो प्लीज 50 बच्चे कमेंट किया करो होमवर्क को। अरे यार, मैं आपके लिए वीडियो बैठ के बना सकता हूँ, तो आप इतना नहीं कर सकते हो कि होमवर्क करके आंसर को कमेंट कर दो। 93 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्शन कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्शन कैसे होता है, क्या चीजें होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, ठीक है? यहाँ पर एक ये मान लेते हैं एक संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक चुनाव हुआ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट होंगे। अरे मान लीजिए इस क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 लोग वोट देंगे। अब 100 लोग वोट तो देते नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टोटल कास्ट वोट। टोटल कास्ट वोट मतलब कितना वोट पड़ा, कितना वोट दिया गया। और नॉट कास्ट वोट, कुछ वोट जो होंगे जो नहीं दिया गया होगा। अब टोटल कास्ट वोट में कुछ वैलिड वोट होंगे और कुछ इनवैलिड वोट होंगे। वैलिड वोट और इनवैलिड वोट, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर वोट पड़ा और यहाँ पे कुछ वोट सही पड़ा, अरे यार, और यहाँ पे कुछ वोट रद्द कर दिया गया। जैसे पहले बैलेट पेपर होता था ना, तो जब यहाँ पे यहाँ पे थंब लगाते थे, तो अगर कुछ लोग गलत थंब लगाए रहते हैं या थंब जो है वो कहीं पे छप जाता था, तो उस वोट को रद्द कर दिया जाता था। तो टोटल वोट जो पड़े हैं उसमें से कुछ वोट सही होंगे और कुछ वोट गलत होंगे। अब ये तो होता है वोटिंग का प्रोसेस। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 लोग वोटिंग में खड़े हैं, ए बी सी डी। मान लीजिए ए ने वोट पाया कितना? 70%। बी ने पाया 70 नहीं, बहुत ज्यादा दे दिया इसको। ए पाया आपका 42%, बी पाया आपका 19%, सी पाया आपका 23%, और डी कितना पाया? 4 1 5 5 2 7 9 2 11 8 81 3 84, मान लीजिए ये 16% वोट पाया। टोटल 100% जो वोट पड़े हैं उसमें से ए पाया 42%, बी पाया 19%, सी पाया 23%, डी पाया 16%। अगर मैं आपसे पूछूं कि हार और जीत में अंतर कितना है, हार जीत में अंतर कितना है, तो आप क्या करोगे ना, सबसे ज्यादा वोट और जो उससे जस्ट पहले वाला बंदा वो वोट, मतलब हारता जीतता कौन है, अंतर किसके में देखा जाता है? एक तो सबसे ज्यादा जो पाया है और उससे जस्ट पीछे जो है उसके बीच में। तो 42 माइनस 23% करेंगे तो ये आ जाएगा 23 9 3 9 12 1 19%, मतलब 19% से ये व्यक्ति विजयी हुआ है। क्लियर? अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवालों को कैसे लगाते हैं, मैं सवालों से ही सिखाऊंगा। चलिए सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल ये है आपके सामने। सवाल है, 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए। वन गॉट 60% वोट्स एंड अनदर वन गॉट 60% वोट्स एंड वॉन बाय 1600 वोट। समझिए इस चीज को। एक व्यक्ति 60% वोट पाता है और चुनाव को 1600 वोटों से जीत जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट पोल्ड? कितना वोट पड़ा है? प्यारे बच्चों, अगर एक व्यक्ति जो जीता है वो 60% पाया है, तो बचा हुआ वोट कौन पाएगा? ये ए है, ये 60% पाया, तो बचा हुआ बी वोट पाया होगा, 40% वोट पाया होगा। कितना ज्यादा पाया है? जीत का अंतर कितना है? 20%। और ये कह रहा है 1600 वोटों से जीता है, तो यही 20% किसके बराबर होगा? 1600 वोटों के।
तो भाई 20% बराबर 1600, तो 100% बराबर क्या होगा? तो भैया 8000। तो यही 100% तो आपको निकालना था। इतने आसान होते हैं। नो फॉर्मूला, नो, कोई फॉर्मूला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनी इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट वोट फॉर देमसेल्फ। 8% मतदाताओं ने कोई भी मत नहीं डाला। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन। द विनिंग कैंडिडेट्स गेट 48% वोट्स ऑफ द वोट्स एस्टर्डे and defeated the other candidate in the election by 1100 votes. The total votes in the election were। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। 1100 मतों से वो विजयी 1100 मतों से वो चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। तो बताइए चुनाव में कुल मत कितने थे? तो भाई साहब चुनाव में 100% वोट में से 8% लोगों ने जो है वो वोट नहीं डाला। ये बंदा जो है वो 100% का 48% वोट पाया। तो बचा हुआ वोट कौन पाया होगा? तीसरा व्यक्ति। तो 48 8 8 8 16 56, बचा हुआ वोट कितना हो गया? 56 60 44%। अब ये व्यक्ति जीता कितने वोटों से? सिर्फ 4% वोटों से। और ये किसके बराबर है? 1100 वोटों की। तो 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर क्या होगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 275 00। आंसर क्या हो जाएगा? 275 00। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, कुछ समझ में आया इलेक्शन? कुछ चलो। इफ इन वन इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट 40% ऑफ द वोट्स बट ही डिफीटेड बाई 298 वोट्स फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो भाई ये 40% पाया, तो जो जीता होगा वो 60% पाया होगा। कितने कम से वोट से हारा है ये? 20% वोट से। तो 20% किसके बराबर होगा? 298 के। तो इससे 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 40, 5 × 45, 4 49, 4 5 9 10 14, 1490 वोट पाया होगा। मतलब टोटल वोट 1490 होगा। इसी तरह के इजी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एन इलेक्शन 30% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर ए, 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स वोटेड फॉर बी। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा। रिमेनिंग वर्ड का बहुत महत्व है प्यारे बच्चों। 30% वोटर ए को वोट किया, 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स वोटेड फॉर बी। द रिमेनिंग वोटर डिड नॉट एक्सरसाइज देयर व्यूज if the difference between the voter of A and number of people of who did not vote for their vote was 1200, how many voters had the right to vote in the election? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं भी आपके साथ बहुत ध्यान से लगाता हूं और आप भी इसको लगाइएगा। तो एक इलेक्शन है, इलेक्शन में टोटल वोट कितने रहे होंगे? कहोगे भैया 100%, जिसमें से 30% क्या है? 30% ऑफ द वोटर्स वोटेड फॉर ए, 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर। अब रिमेनिंग कितने हैं? 70% वोटर हैं। इसमें से 70% में से 60%, 70 का 60%, 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स। 70 का 60% कितना होता है? 7 6 42, 42% वोटेड फॉर बी। मतलब ए के लिए 30% लोग ने वोट किया, बी के लिए 42% लोगों ने वोट किया। द रिमेनिंग वोटर डिड नॉट एक्सरसाइज देयर व्यूज। अब जो बचे, कौन बचे? देखो 60% हो गए, तो इसका 40% वोटर ने वोट नहीं दिया। तो इसके 40% कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28%। मतलब 28% लोगों ने अपना मत नहीं प्रयोग किया। यदि ए को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 1200 है, 30% और 28% में से अंतर निकालेंगे तो 2% आएगा। और ये किसके बराबर है? 1200 के। तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था? हाउ मेनी वोटर्स? 100% लोगों का अधिकार था भाई। तो 2% इक्वल टू 1200। तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100% हो जाएगा। 12 पंजे 60, 60,000। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था? वो 60,000 आया। या फिर ये कह रहा हो कि 6 7 60,000 आंसर आना चाहिए यार। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क करेंगे और आप लोग भी एक बार अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा आंसर। अगर कुछ दिक्कत होता है तो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वन बाई 96 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो 2 कैंडिडेट का वोट है, 20% को डिक्लेयर कर दिया गया इनवैलिड, इट मीन्स 80% वैलिड वोट होंगे और
20% इनवैलिड एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैल्यू, मतलब इसका ये 72% पाया, मतलब इसका 70 तो 7 8 8 7 56%, सॉरी 80% का 70%, मतलब 56% वोट पाया। और बचा हुआ व्यक्ति कितना पाया होगा, 80 56 या 60 60 मतलब 24%। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 24 2 26 5 2 32%। 32% किसके बराबर है, 9600 के। तो 32 1 कम 32 32 तय 96, तो टोटल वोट कितना पड़ा होगा, 30,000। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमीशन और टैक्स। हालांकि इस पर सवाल बहुत कम आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं बस आपको कमीशन बता दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, कमीशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे कहा कि मैं सेल, जैसे एक बंदा है ये पेन बेचता है, ठीक है, पेन बेचता है। अब इस बंदे ने अगर इसकी कंपनी ने कहा कि अगर 1,000 का सेल कर दोगे तो तुम्हें 10% में कमीशन दूंगा, मतलब 1,000 रुपये का बेचोगे तो तुम्हारी कमाई हो जाएगी 100 रुपये की। कहा ठीक है भाई। तो इसी तरह अगर इसको कहा जाए कि 50,000 का बेचो तो 50,000 का 10% इसका हो जाएगा, 5,000 की इसकी कमाई हो गई। यही होता है कमीशन। ठीक है, कमीशन कुछ इस तरह से भी सवाल आता है कि भाई मान लीजिए इस बंदे को कहा गया कि अगर आपने 50,000 का सेल किया तो आपको 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर आपने 50,000 से ज्यादा किया तो आपको जितना ज्यादा सेल करेंगे उस पर एक्स्ट्रा 5% मिलेगा। मतलब अगर मान लो ये बंदा 60,000 का सेल कर दिया तो इसको 50,000 रुपए पर कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 10%। और ये जो एक्स्ट्रा 10,000 का बेचा है इस पर रख लो, वेट, ये 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, 5% और मिलेगा, मतलब इस वाले पर कितना मिलेगा, 15%। तो टोटल इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 5,000 और 15 दहा में 1500, तो ये हो जाएगा 6500। अगर ये 5% का इंक्रीमेंट नहीं होता तो ये 60,000 की सेल में कितना कमाता है, 6,000 रुपया कमाता है। अब ये 5% इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि 50,000 से ज्यादा बेचा, तो इसलिए ये 1500 हुआ, तो यहाँ पे इसकी कमाई कितनी हुई, 6500। कितना ज्यादा, 500। ठीक है, चलिए इसको सवालों से सीख लेते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको सवालों को लगाना है। ठीक है, सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 99। सवाल को बड़े ही ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करूं। ठीक है, एक कंपनी गिव्स 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल्स ऑफ 10,000। अगर आप 10,000 रुपए तक की सेल करते हैं तो कंपनी आपको 7% पैसा देगी। ठीक है, और इसके ऊपर की अगर आप सेलिंग करते हैं 10,000 के ऊपर चाहे जितना की करें, कंपनी आपको उस पैसे के लिए 5% पैसा देगी, कमीशन जो है वो 5% देगी। इफ सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹47,300 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, फाइंड द टोटल सेल। मतलब ये क्या कहता है कि पूरी सेल कर लिया, सेल करने के बाद अपना कमीशन निकाल के कंपनी को दे देता है कि भाई आप 47,300 रुपया रखो, मैंने अपना अपना हिसाब लगा के जोड़ जाड़ के पैसा लिया, निकाल। अब आपको यहाँ निकालना है कि टोटल सेल वो कितना किया। अब सेल में ये ध्यान आपको क्या रखना है कि 10,000 रुपए तक का अगर बेचा होगा तो वो 7% उसमें कमाएगा, और उससे ज्यादा का जो बेचा होगा उसमें वो कितना कमाएगा, भाई 5% कमाएगा। अब इस सवाल को कई तरह से सोचा जा सकता है, अगर इत्मीनान से बैठ के सोचे तो भाई ये तो क्लियर है कि अगर वो कंपनी को 47,350 रुपया 47,300 रुपया दिया है तो 10,000 से ऊपर तक की सेल तो किया ही होगा। यहाँ पे कुछ कितने रुपए का सेल किया है अभी हमें नहीं पता है, तो 10,000 का सेल किया है तो 10,000 के लिए वो कितना रुपया लिया होगा, 10,000 तक के सेल के लिए वो 700 रुपया लिया होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको कि वो 700 रुपया तो काटा ही काटा होगा, और बाकी इतने रुपए के लिए कितना रुपया लिया होगा, इतने रुपए के लिए वो 5% का कमीशन लिया होगा, इतने रुपए के लिए 7% देगा। नहीं समझ में आएगा फिर समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो मान लो ये 10,000 के लिए 7% काटा 700 रुपया, अगर मैं इसमें 7% 700 रुपया ऐड कर दूं तो ये पैसा कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया। ठीक है, इसमें से 700 वो अपना वो पैसा निकाला जो 10,000 वाले पे बेचा है। अब ये 48,000 रुपया कंपनी को क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी इसमें से ये पैसा वो वाला निकाल चुका है जो 5% की सेल किया है। कितना, 5% की सेल। वेट करिए बच्चों, इसको एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये पेचीदा है, हालांकि मेरे को इतने टफ सवाल आपके लिए नहीं लेने चाहिए थे, बट अब ले ही लिया है तो आपको एक सवाल समझा ही देता हूँ।
ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। एक कंपनी गिव 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू 10,000 के सेल पर। अगर वो कितना देती है कमीशन, अगर 10,000 का सेल किए तो आपको 7% देगी, इससे ऊपर का सेल किए तो आपको 5% कंपनी देगी। टोटल वो कंपनी में कितना पैसा जमा करता है? 47,300 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, वो 10,000 के लिए 2% ज़्यादा कमा रहा है इस वाले सेल के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि तुम 7% की जगह अगर इसको 5% ही मिले इस चीज़ के लिए, तो कंपनी को ये जो 10,000 पर 2% एक्स्ट्रा कमा रहा था, इसको अब कंपनी को लौटाना होगा। कितना लौटाना होगा? 10,000 का 2% कितना होगा? 200 रुपये। अगर ये कंपनी को 200 रुपये ये एक्स्ट्रा और दे दे कि भैया नहीं नहीं, हमको 10,000 पे 5% चाहिए, आप अब अपना 47,500 रुपये रखो, हमको 2% का आपका एहसान नहीं चाहिए। अब ये 47,500 रुपये किस हिसाब से वो देगा कंपनी को? भाई 100% में से 5% अपने रखेगा, 95% कंपनी को देगा। 200 रुपया होगा तो 190 रुपया कंपनी को देगा, 5% अपने रखेगा। तो ये पैसा कौन सा है? ये पैसा है 95%। बस अब आपको 100% निकाल लेना है। आसान सवाल होता है, पेचीदा था वो मेथड। में दूसरा कुछ सोच रहा था लेकिन उस मेथड से सवाल बहुत बच जा रहा था। तो ये सवाल अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 95 कम 95 5, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपये। मतलब वो सेल कितने का करता है भाई? 50,000 का सेल करता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 50,000 का सेल कर रहा है, 50,000 में से 10,000 वो क्या करता है? 10,000 पे वो 7% कमाएगा, और 40,000 पे कितना कमाएगा? वो 5%। यहाँ से अगर 7% कमाएगा तो 700 रुपये, और यहाँ से कितना कमाएगा? 4 5 20, 2,000 रुपये। अब 2,700 रुपया 50,000 का सेल किया, इसमें से 2,700 रुपया अपने जेबा में रख लिया, और 47,300 रुपया कंपनी को दे दिया। भैया आपका तो 50,000 का सेल हुआ, 10,000 के लिए हमने 7% निकाल लिया, और 40,000 के लिए हमने 5% निकाल लिया, ये अपना पैसा ले लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ कोई बात, चिंता क्या करते हो जी, हम है ना, आराम से समझाएंगे। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। शतक लगा लिया भाई हम लोगों ने, बल्ला उठा लेते हैं। ए कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स ऑफ सेल्समैन। एक कंपनी जो है वो 9% कमीशन देती है, एंड बोनस 1% ऑन द सेल्स ओवर 1,500। मतलब कि 15,000 तक वो कितना देगी? 9%। बस आसान भाषा में समझिए, 15,000 तक 9%। इसके बाद आप जितना भी पैसा का सेल करिए उसके लिए आपको 1% ज़्यादा मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा? 10% आपको मिलेगा। ठीक है। If salesman deposited 72,150 रुपये in the company after deducting his earning from the total sale, find the total sale made by the company। ठीक है, वो टोटल कंपनी में कितना रुपया देता है? 72,150 रुपये। ठीक है, अब चीज़ों को समझिएगा। इस व्यक्ति ने कंपनी को कितने रुपए लौटाए? 72,150, जिसमें से वो 15,000 रुपये के लिए 9% कमीशन ले रहा है, और इतने बचे हुए सेल के लिए 10% कमीशन है, क्योंकि इसके लिए 1% इसको ज़्यादा मिल रहा है। प्यारे बच्चों, जब भी डिफरेंस होता है परसेंटेज का तो हमारा काम नहीं हो पाता है, हमें किसी भी तरह से सेल को करना पड़ता है बराबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको जो है ना कंपनी ने 9% की जगह इस पैसे के लिए भी अगर 10% दे दे, तो ये कंपनी को कितने पैसे लौटाएगा? मतलब इस 15,000 के लिए वो 1% का और कंपनी से पैसा ले ले तो इसको 150 रुपया और मिल जाएगा। अब इसमें से 150 रुपया और बचा लेगा। अब कंपनी को कितना देगा? 72,000 रुपया। अब कुछ ओवरऑल काम होगा। अब ये कंपनी से इस पैसे के लिए भी 10% ले रहा है और इस पैसे के लिए भी 10% ले रहा है। इट मीन्स वो कंपनी का 100% में से 10% अपने पास रख रहा है और 90% कंपनी को दे रहा है। इट मीन्स ये पैसा जो 90% है वो किसको दे रहा है? कंपनी को। तो कंपनी को 90% बराबर 72,000, तो 100% बराबर 80,000। भाई अब चीज़ों को आप फिर से मिला सकते हैं। 80,000 में से आप क्या करिए, 15,000 पर 9% निकाल लीजिए और 65,000 पर 10% निकाल लीजिए। देख लीजिए आपको कंपनी को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 72,150। नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, लेकिन चीज़ों को समझिए। क्लियर है? इससे ज़्यादा आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप खाली रहेंगे तो करिएगा जरूर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इतने कठिन सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, ये हालांकि मैंने डाल लिया, अब डाल ही दिया तो कोई बात नहीं, बट आप इसको मत लगाइएगा। ठीक है, अब आपका मेन कॉन्सेप्ट ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वेन डायग्राम। और अगर आप इसको सीख लिए तो आपका काम हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा है? हम लोगों ने इस टॉपिक को वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ा है, इन फ्यूचर हम सेट्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसको हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं और ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला क्या बताता है? ये गोला बताता है कि इस गोले के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये सब मेरी हैं। अगर मैं मान लो ये कह दिया हूँ कि ये इंग्लिश का गोला है, तो ये पूरे गोले के अंदर जितने भी प्राणी होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, सारी इंग्लिश होगी, ठीक है। अब अगर मैं दो गोला बना देता हूँ, एक गोला ये और एक गोला ये, इसमें मैं कह देता हूँ ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, तो बताओ बच्चों ये कौन सा गोला होगा? कहोगे भैया ये गोला होगा वो कॉमन गोला है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा जगह होगा जो सिर्फ इंग्लिश का होगा, तो सिर्फ इंग्लिश का सिर्फ ये पार्ट होगा, ठीक है। और पूरा इंग्लिश कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक। हिंदी की बात करूँ, सिर्फ हिंदी की बात, तो सिर्फ हिंदी ये होता है। पूरे हिंदी की बात करूँ तो ये पूरा हिंदी होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद सवाल कैसा पूछा जाएगा? सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में 70% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, 60% बच्चे हिंदी में पास हो गए और 50% बच्चे दोनों में पास हो गए। ये है गोला ए और ये गोला मान लीजिए बी। मान लीजिए ये गोला किसका है? इंग्लिश का। अब ये इंग्लिश का गोला है तो टोटल कितना हो गए? 70%। ये आपका किसका गोला है? हिंदी का गोला। हिंदी में कितने पास हो गए? 60%। अब प्यारे बच्चों ये गोला क्या डिसाइड करता है? ये बताता है कि बोथ ऐसे कितने बच्चे हैं? 50% बच्चे हैं जो बोथ में पास हुए, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। तो प्यारे बच्चे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे? कहोगे भैया टोटल 70 है जिसमें 50 दोनों में है, तो 20% इतने बच्चे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए होंगे। इसी तरह ये टोटल गोला 60 का बताता है जिसमें ये 50 पार्ट, ये बोथ पार्ट 50 है, तो 10% ऐसे बच्चे होंगे जो आपके सिर्फ हिंदी में पास होते होंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहीं पे अगर मैं बात कहूँ कि टोटल नेट कितने पास हुए, नेट पास कितने हुए, क्योंकि भैया 20% इंग्लिश में, 10% हिंदी में और 50% दोनों में, 20 + 10 + 50 कितना आया? 80%। या फिर इसको और किस तरह से आप निकाल सकते थे? 70 + 60 - 50। ऐसा क्यों करते हैं? 70 + 60 - 50, क्योंकि बेटा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये पूरा पास वाला पोर्शन है। ये पूरा अगर मैं कहूँ तो ये पूरा पास वाला पोर्शन है। प्यारे बच्चों इसमें अगर 70 को लोगे तो ये पूरा गोला आ जाएगा, 60 को लोगे तो ये गोला। आप ये देख रहे होगे कि ये फिगर 2 बार आ रहा है, ये फिगर 2 बार आ रहा है, तो 70 और 60 को आपने जोड़ा तो 50 2 बार जुड़ जा रहा है, तो एक बार 50 को आप निकाल दीजिए। ऐसे ही फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूँ। तो 80% टोटल बच्चे पास हुए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फेल कितने हुए, कहोगे भैया फेल जो है वो 20% हुए। क्लियर है? फेल अगर 20% हुए और तुम्हें कह दूं मैं गोला बनाने के लिए कि टोटल में से कितने फेल हो गए, जो दोनों सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में मिलाकर फेल कितने हुए हैं? 20%। मतलब ये वाला गोला। बात मैं क्या कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों 80% ऐसे बच्चे हैं जो पास हो गए किसी न किसी सब्जेक्ट में, या तो वो दोनों में पास हो गए होंगे, या तो किसी एक में पास हो गए होंगे, या फिर हिंदी में पास हुए होंगे तो इंग्लिश में पास हुए होंगे। लेकिन ये जो 20% है ये भरपूर नालायक है, पूरी तरह से नालायक, ऐसे नालायक है जो कि दो के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो अगर मैं फेल का वेन डायग्राम बनाऊं तो फेल का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बोथ वाला पोर्शन 20% होगा। ये ऐसे नालायक हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अगर मैं इंग्लिश के फेल की बात करूं तो प्यारे बच्चों 20% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं और 10% हिंदी में, सिर्फ। तो ये जो 10% सिर्फ हिंदी में पास हुए होंगे ये बेचारे इंग्लिश में मतलब फेल हुए होंगे। इट मीन्स ये 10% इंग्लिश वाले हैं, फेल का डायग्राम बना रहा हूं। इसी तरह जो 20% इंग्लिश में पास हुए हैं वो 20% हिंदी में फेल हुए होंगे। तो टोटल फेल का अगर मैं परसेंटेज बताऊं कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए होंगे, तो 10 + 20 + 20 मतलब 50% ऐसे बच्चे हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में वो फेल तो हुए ही हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कितने टोटल परसेंटेज फेल है, तो आप कहोगे कि टोटल 50% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। और अगर दोनों सब्जेक्ट में पूछा जाए कौन फेल है तो वो 20% है। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस चीज को मैं आपको किस तरह से समझाने वाला हूं बाय द क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले कभी कभी क्वेश्चन आपको 3 फिगर वाला दे देता है। 3 फिगर को हल्का सा समझ लीजिए, ये एक गोला, ये एक गोला और ये एक गोला, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए ये ए गोला है, ये बी गोला है, ये सी गोला है। इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है, ये 6 पार्ट है, ये 7 पार्ट है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल अगर आपको निकालना होगा, टोटल ए तो क्या कहोगे? कहोगे भैया टोटल ए का मतलब होता है, और इस वाले पोर्शन को मैं कह दूं कि ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8वां पोर्शन है। इसको मैं कह दूं कि ये 9वां पोर्शन है। 9वां पोर्शन कौन सा है? ये वाला, ये लीफ है, पत्ती। ये 8वां पोर्शन है और ये 10वां पोर्शन है। क्लियर है? ये क्या है? 10वां पोर्शन है। टोटल ए कितना हो गया? टोटल ए की बात करूं तो ये पूरा ए का गोला, 1 वाला, 2 वाला, 5 वाला, 6 वाला, मतलब 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 5 पोर्शन और 6 पोर्शन। सिर्फ ए की बात करूं तो सिर्फ ए कौन सा होगा? सिर्फ 1 होगा। बी वाले अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं कि ए प्लस बी बता दो, तो ए प्लस बी आप अगर जब बताने जाओगे तो उसमें ये भी लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, मतलब 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 5 पोर्शन, 6 पोर्शन, 4 पोर्शन। ठीक है? क्लियर है? ये भी लोगे और ये भी लोगे। और अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ ए, ओनली ए एंड बी आना चाहिए इसमें, सी का हल्का से भी ना टच करे, तो 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 3 पोर्शन। तो इस तरह से वेन डायग्राम में आप छटैया कर सकते हो। अब सवाल आपसे कैसा आएगा ये आप जान लीजिए, यहीं पर पूछ लेते हैं। सवाल क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से आता है। इस पोर्शन की वैल्यू बताइए, ये वाले पोर्शन की क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताइए। अगर आपको मैं कई सारी वैल्यू दे दूं तो, अगर आपको दिया हुआ है टोटल का वैल्यू, टोटल कितने नंबर है, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसको ऐसे निकालोगे, अगर ये डी है, ये लीफ, ये पत्ती की वैल्यू, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू, ये ई है, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये एफ है, यहां से यहां तक की वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोर्शन का नाम बताइए, इस पोर्शन की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू होता है, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस टोटल माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस टोटल, मतलब तीनों लीव प्लस टोटल माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? इसको जानते रहिएगा, सवाल बहुत कम रेयरर पूछे जाते हैं। अब हम लोग सवालों पर पहुंचते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ विलेज 60% फैमिलीज हैव 1 काउ, 30% फैमिलीज हैव 1 buffalo एंड 15% फैमिलीज हैव बोथ 1 काउ एंड 1 buffalo। मतलब आप वही अपना पहला काम करेंगे, गोला बनाएंगे। मान लेते हैं ये काउ का है और ये आपका बफेलो का है, ये काउ प्लस बफेलो का है। ठीक है? 60% फैमिली के पास 1 काउ है, 60% है ये काउ का, 30% बफेलो का है और 15% काउ प्लस बफेलो का है। कह रहा है इफ देयर आर ओनली 96 फैमिली इन विलेज फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली दैट डज नॉट हैव काउ और बफेलो। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा कि कितनों के पास केवल काउ है, कितनों के पास केवल बफेलो है, और टोटल कितनों के पास काउ और बफेलो है और कितने के पास है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? 60 प्लस 30 माइनस 15 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट पता चल जाएगा कितने के पास काउ बफेलो है। 90, 60, 30, 90, 10, 90 में से 1 मिनट, 60, हाँ यार 60, 30, 90, 90 में से 15 गया तो कितना बचा बेटा? 90 में से 15 गया तो बच गया आपका 75। मतलब 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास काऊ या बफेलो कुछ ना कुछ तो है, और 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। यही मतलब हुआ ना, 75% के बाद या तो एक काऊ है या तो एक बफेलो है या तो कुछ ना कुछ तो है, या तो दोनों है। लेकिन 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो टोटल 96 का 25% निकाल लीजिए, ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 24। क्लियर? डन। चलिए 105। In a class, 80% student pass in math exam, 70% student pass in English exam, 10% of student fail in both exam,
एंड इफ 144 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आराम से क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 80% जो मैथ में पास हो जाते हैं मैथ में, और 70% हमें किस में दिया हुआ है, इंग्लिश में। और क्या दिया हुआ है, 10% वो स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हो जाते हैं। 10% वो है जो बोथ में फेल हो जाते हैं, बोथ फेल हो गए, तो भाई मतलब 90% वो होंगे किसी न किसी में पास होंगे। तो आपको इसकी पहले वैल्यू निकालनी होगी कि वो ये कितना है। तो आपको मैंने बताया है कि 80 + 70 - x इक्वल टू क्या आता है, ये पास परसेंटेज, तो ये हो जाता है 90। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 7 15, 15 - 9 इक्वल टू x। 0 0 लगा लो यार, 9 6 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास हुए हैं। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 144 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो 60% इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 144। तो अब आप निकाल लीजिए 100%। कैसे निकालेंगे, 6 से काटिए इसको, 6 दूना 12, 6 चौका 24, मतलब 240। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया था। आपको ये फेल का दिया हुआ था, तो आपको मैंने सिखाया है ना, पास से आप फेल में कैसे पहुंचते हैं। पहले आप टोटल नेट परसेंटेज पास का निकालते हैं, 100 में से घटा देते हैं, तो आपको जो 20% मिलता है ये बोथ फेल का होता है, क्योंकि गए गैर गुजरे नालायक है। फिर अलग अलग फेल का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं बाय रिवर्सिंग दिस। क्लियर। चलिए, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगली वीडियो में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 106, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 45% स्पीक हिंदी, 45% हिंदी बोल रहे हैं, 40% इंग्लिश। Only if the number of students who did not speak any language is equal to the student who speak both language, then find the number of student who speak only Hindi। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ऐसे लोग जो दोनों भाषा बोलते हैं वो बराबर है ऐसे लोगों से कि जो दोनों मतलब कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब समझिए, फेल इक्वल टू बोथ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि फेल इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको पास निकालना है, मतलब ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मान लेते हैं फेल मतलब जो कुछ नहीं बोलते हैं वो एक्स है, ठीक है, समझिएगा। जो कुछ नहीं बोलते हैं वो एक्स हैं, तो आपका 100 - x कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम 45 + 40 प्लस माइनस वाई इक्वल टू अगर लिख दें 100 - x। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान एक बात का और रखिएगा कि ये जो y है, ये y जो मैंने ये बोथ माना है, ये y किसके बराबर है, ये फेल के बराबर है। मतलब y इक्वल टू एक्स भी है, तो 40 40 80 85 माइनस एक्स इक्वल टू 100 - x आ गया। यहाँ पे मैंने गलती कोई कर दी, रुकिए रुकिए यार, इसको फिर से करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फिर से समझते हैं ध्यान से। थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही दिन में मैंने आपको पढ़ा दिया और मेरा भी दिमाग थोड़ा सा चकरा गया, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। वेट, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 45% स्पीक हिंदी। हिंदी कितने बोल रहे हैं, 45%। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, 40%। और बोथ कितने बोल रहे हैं हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, मतलब वो स्टूडेंट जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब मान लेते हैं वो फेल वाले हैं, ठीक है, वो फेल भी कितने हैं, वो भी x ही होंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं कहूं कि 45 + 40 - x करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी जो नेट ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो ये y होगा। और अगर आप टोटल परसेंटेज 100% में से y को घटा दें तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जो कुछ भी नहीं बोलते, और ये वो लोग कौन है, x वाले लोग। तो x की वैल्यू क्या आई, 100 - y रख दीजिए, 45 + 40 - 100 प्लस y इक्वल टू x। तो सॉरी y, फिर y से y कट गया यार,
85 माइनस 100 इक्वल टू 0 आ रहा है, गलत आ रहा है, अभी भी गलत आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को होमवर्क में ट्राई करिएगा। मेरे से अभी तो ये नहीं लग पा रहा है, मेरा दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, बट आप भी इसको ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 होमवर्क में आपको देता हूँ, और कल कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर आपको इस पर और प्रोवाइड कर दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए उसको मैं करवा दूं आपको, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। बट इसको ट्राई जरूर करिएगा सभी लोग, देखता हूँ किसी को अगर सोल्यूशन आ जाता है, किसी का हो जाता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।